सुनता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में है। हम क्या पढ़ रहे थे? थ्योरी ऑफ पावर। थ्योरी ऑफ पावर पे 2 वीडियोस बन चुके हैं। ये तीसरा वीडियो होगा जिसमें हमने देखे बहुत सारे स्कूल हैं जो थ्योरी ऑफ पावर बता रहे हैं। और पॉलिटिक्स में हमने देखा पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ शेयरिंग एंड क्या हुआ? सी राइट मिल पे थे हम। हाँ, मैं थोड़ा कंटेक्स्ट दे रहा हूँ ना, थोड़ा 1 मिनट में पकड़ ले रहा हूँ सब कुछ। कि हमने देखा कि हम थ्योरी ऑफ पावर पढ़ रहे थे। थ्योरी ऑफ पावर में हमने नई चीज देखा था, शेयरिंग एंड व्हाट शेपिंग अप ऑफ पावर। पॉलिटिक्स का मतलब इज द स्टडी ऑफ शेयरिंग एंड शेपिंग अप ऑफ पावर। और हमने बहुत सारे स्कूल्स देखे थे, लिबरल स्कूल, मार्क्सिस्ट स्कूल, एलिटिस्ट स्कूल एंड प्लूरलिस्ट स्कूल। इनके हिसाब से अलग अलग लोगों के पास पावर है, किनके पास क्या मतलब पावर होती है वो हम देख चुके हैं। अच्छा, एलिटिस्ट में हम थोड़ा, हाँ एलिटिस्ट में हम थोड़ा ज्यादा अंदर ज्यादा डिटेल में हमने शुरू कर दिया था। और एलिटिस्ट में हमने देखा था कि पावर एलाइट्स के पास होंगे, मास के पास पावर कभी जा नहीं सकता, क्योंकि पावर और मनी के पास एक आदत होती है कि वो कंसंट्रेट होते हैं। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात आप भूल जाओ, तो ऐसा हो नहीं सकता अकॉर्डिंग टू एलिटिस्ट। अब एलिटिस्ट में हमने कुछ स्कॉलर्स देखे थे, परेटो, मौसा, मिशेल और CW मिल्स। तो परेटो हम पढ़ चुके हैं। परेटो बात करते हैं किसकी? कि भाई एलाइट्स, सर्कुलेशन ऑफ एलाइट्स की। कि पावर एलाइट्स के बीच में ही रहेगा और एलाइट सर्कुलेट होते रहेंगे, तो पावर लायंस और फॉक्सेस के बीच में ही रहेगा। और लायन फॉक्स की मदद करेगा और फॉक्स लायन की मदद करेगा पावर सर्कुलेशन में, ताकि इसका ट्रिकल डाउन ना हो, इन्हीं के बीच में रिवॉल्व होता रहे। और इसका हमने इंडियन कंटेक्स्ट में भी देख लिया था कि कैसे 2 डेमोक्रेटिक अपसर्ज हुए, जिसमें ओबीसी को और दलित को पावर मिला, लेकिन ओबीसी के इलाइट्स को पावर मिला और दलित के इलाइट्स को पावर मिला। कोई ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, मास भले तक नहीं गया। हाँ मास तक कोई पावर का ट्रिकल डाउन नहीं हुआ। तो ये हमने नहीं हुआ। इंडियन कंटेक्स्ट में देख लिया था। उसके बाद हम परेटो के बाद हमने मौसा को पढ़ा, मौसा जी को पढ़ा। मौसा जी कह रहे थे कि उनकी किताब थी रूलिंग क्लास। उन्होंने कहा कि भाई 2 ग्रुप हैं लोगों के, पॉपुलेशन में 2 ही ग्रुप होता है, एक गवर्निंग क्लास, एक गवर्न क्लास। और मौसा ने कहा कि इन आवर टाइम्स द बेसिस टू बिकम एलाइट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। सबसे जबरदस्त बात कही कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आप में है तो आप एलाइट हैं, और आप इलाइट हैं तो आपके पास पावर है। उसके बाद अगले स्कॉलर थे रॉबर्ट मिशेल, एलिटिस्ट स्कूल के। उनका माइकल जो भी, उनका कहना है कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दी इन्होंने। अच्छा माइकल, ओके ओके। माइकल, इन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दी। ओके आयरन ओके। लॉ ऑफ ओलिगार्की का मतलब हाँ, चाहे कोई सिस्टम हो, चाहे डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, चाहे सोशलिस्ट सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, इवन उन मोनार्क सब को में फ्यू राइट्स रहेंगे, फ्यू फ्यू लोगों के पास ही रहेगा पावर्स पावर। रहेगी। तो ओलिगार्की के पास पावर रहेगा, ये आयरन लॉ है, ये एकमात्र लॉ है जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, एकमात्र लॉ है पॉलिटिकल साइंस में, कि पावर ओलिगार्की के पास रहेगी, इलाइट के ओनली पास फ्यू रहना ही है। एलाइट्स के पास रहेगी। ठीक है, तो उसमें हमने देख लिया था, ये हमने देख लिया था। अब हम CW मिल पे थे, CW मिल पे ही तो थे। CW मिल्स के में हम थोड़ा आगे तक पहुंच गए थे, लेकिन रिपीट कर हाँ सकते हैं दोबारा से। हाँ, तो देख लीजिए, शुरुआत से ही देख पावर। लीजिए। CW मिल ने कहा कि पावर इलाइट्स होते हैं, पावर इलाइट्स होते हैं जिनके पास पावर होता है। वो इलाइट्स इलाइट्स कह रहे थे, इन्होंने पावर इलाइट जोड़ दिया। और पावर इलाइट, इनका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये था CW मिल्स का, कि ये जानना चाहते थे कि अमेरिका की डेमोक्रेसी का क्या नेचर है। और इनका ऑब्जर्वेशन ये निकल के आया कि अमेरिका जो है वो पावर इलाइट्स द्वारा रूल्ड है। तो अमेरिका जो विच मीन डेमोक्रेसी होने की बात कर रहा है, दावा कर रहा है, वो भी एक ओलिगार्की ही है। वहां भी फ्यू लोगों के ओलिगारिक पास, और एक कम फ्यू लोगों के लोगों के पास, फ्यू पावर लोग इसके पास कंसंट्रेटेड सबसे ज्यादा है, पावर। पावर कंसंट्रेटेड है। ठीक, उसके बाद हु आर पावर एलाइट्स, ये सवाल आया कि अब पावर एलाइट्स कौन है, यूएस के अंदर कौन के है पावर एलाइट्स? हाँ। CW मिल के अकॉर्डिंग। तो CW मिल ने कहा कि हर सोसाइटी में जो की इंस्टीट्यूशंस हैं, टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जो टॉप पोजीशन होल्डर्स हैं वो हैं पावरफुल, वो हैं पावर एलाइट्स, उनके पास है पावर। ठीक है, तो मतलब कौन है ये लोग? तो ये फेडरल पॉलिटिशियंस हैं, ये टॉप लीडर्स हैं मिलिट्री के, और ये जो टॉप कॉर्पोरेट क्लास भी हैं, जो डिफेंस सेक्टर में जो जो कॉर्पोरेट क्लास है उसमें जो टॉप पोजीशन पे लोग हैं वो हैं पावर एलाइट्स अकॉर्डिंग टू CW मिल। नाउ रोटेशन ऑफ पावर अमॉन्ग these three always influence foreign policy too to consolidate their power, है ना। तो उन्होंने कहा कि इन्हीं 3 लोगों में, कौन 3 लोगों में? फेडरल पॉलिटिशियंस, टॉप लीडर्स इन मिलिट्री एंड द कॉर्पोरेट क्लास। इन 3 लोगों में यूएस में पावर रोटेट होती रहती है। तो यानी कि वहां भी आ गए। मतलब परेटो की बात भी सही बता रहे हैं मौसा जी, कि परेटो कह रहे थे ना इलाइट्स के बीच में रोटेशन, तो इसको यूएस के कंटेक्स्ट में इन्होंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तो वहां भी पता लगा कि पावर इलाइट्स हैं और ये ही पावर सब इंजॉय करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। Eisenhower called USA as military industrial complex.
Complex. According to C.W. Mill, Military industrial complex. yes. According to C.W. Mill, USA was not always led by power elites. Only after civil war in USA and increasing role of USA in global affairs, power has got concentrated in the hands of the elite. And according to him, the decision to use the nuclear weapon was taken by the power elites in USA. समझ रहा है? कह रहे हैं कि शुरुआत से नहीं था, सिविल वॉर के बाद, सिविल वॉर के बाद यूएसए में क्या हुआ कि यूएसए का रोल ग्लोबल अफेयर्स में बढ़ने लगा। ग्लोबल अफेयर्स में बढ़ गया। और ग्लोबल अफेयर्स में जब यूएसए का रोल बढ़ा तो ये पावर इलाइट्स के पास कंसंट्रेट होता गया, और इतना हो गया कि ये जो न्यूक्लियर वेपन के यूज का जो डिसीजन हिरोशिमा था में जिगरा। जापान में, जो हिरोशिमा नागासाकी में फोड़ा, वो डिसीजन भी ये बता रहे हैं सीडब्ल्यू मिल कि ये इलाइट्स, पावर इलाइट्स का डिसीजन था, पावर इलाइट्स का डिसीजन था ये। तो कंसंट्रेट होते होते इस सही स्तर बात है, तक कोई गया। पॉलिटिकल डिसीजन नहीं, पावर इलाइट्स के डिसीजन थे। तो इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर हमने देखी। अगर हम देखना चाहें कि इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है, इलाइट्स के हिसाब से, ये जो इलाइट्स लोग हैं इनके हिसाब से डेमोक्रेसी क्या है, तो पावर विद मासेस इज अ मिथ। ये सीधा बोलते हैं, पावर विद द मासेस की तो बात ही मत करो, गरीबों की बात मेरे साथ मत करो इलाइटिस्ट के। डोंट बी इमोशनल, पावर विद द मास इज नीदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल, डिजायरेबल भी नहीं है। और पावर विद द मासेस, ये अगली लाइन यही लिखी है कि पावर विद द मासेस इज नीदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल, कंसेप्ट ऑफ इलाइट इज नॉट इनकम्पेटिबल विद द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। बट हमने ये भी देखा कि कोई इनकम्पेटिबिलिटी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इनके जो एलाइट्स हैं वो एक्चुअली मास के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डेमोक्रेसी में। तो सही ऐसा बात नहीं है, है तो कि लोग अपनी पावर उनके थ्रू एक्सरसाइज कर लेते हैं इस बात। डी जीरे डी फैक्टो क्या है वो तो पता नहीं, मतलब ऐसा थियोरेटिकली तो ऐसा ही है, प्रैक्टिकली क्या है, रियलिटी में क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो कंटेस्टेड है। दावे तो यही है कि power with the mass is neither concept of elite is not incompatible with the theory of democracy. Elitist scholars believe that free and fair election are enough to treat a country as a democracy. तो कंट्री में आप फ्री एंड फेयर, पावर एलिट्स कहते हैं, मतलब एलिटिस्ट स्कॉलर कहते हैं कि देश में आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए, और फिर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो आउटकम होगा, वो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको पावर दे दीजिए। तो उसे हमारी हम थ्योरी भी डेमोक्रेसी सही हो गई। हाँ, तो डेमोक्रेसी जो कहती है, डेमोक्रेट्स जो कहते हैं कि पावर लाइज विद मासेस, और जो इलाइटिस्ट कहते हैं पावर लाइज विद इलाइट्स, इन दोनों को अगर एक पेज पे लाना है तो जो एकमात्र लिंक है वो क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। या फिर इसको थोड़ा ग्रैंड आइडिया इसका लें तो एकमात्र जो लिंक है वो क्या है? लेजिटिमेसी। ट्राई टू प्रूव दैट दोज हु आर रूलिंग has gained the legitimate authority from those who are getting ruled, or from those who are getting governed, बाय एन according to इंस्ट्रूमेंट ऑफ Mausaji. इलेक्शन। By an instrument of election, or there are a number of ways of acquiring the legitimacy. But here, that's why I asked you to get to the grand idea. That is legitimacy. इलाइटिस्ट स्कॉलर्स कहते हैं कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ना, वो इनफ है डेमोक्रेसी बोलने के लिए। हाँ, तो इससे लेजिटिमेसी आ गई ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ मींस टू say that there is a consensus among the governed and the governing. तो इनके हिसाब से डेमोक्रेसी मतलब बहुत नैरो सेंस में बोलेंगे। वैसे तो ह्यूमन राइट्स आता है, लिबर्टी राइट्स, बहुत सारी चीजें आती हैं, तब जाके डेमोक्रेसी बनता है, सोशल जस्टिस। लेकिन ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए, दैट्स इनफ टू ये ट्रीट कह रहे हैं फ्री एंड फेयर कंट्री इलेक्शन हो जाए तो एज इससे मान लिया जाएगा कंट्री डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी और इलाइट्स फिर कंपैटिबल हो जाएंगे, इनकम्पैटिबल नहीं बचेंगे, है ना। तो इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कहती है कि फ्री फेयर इलेक्शन कराइए तो आपकी बात भी सही रहेगी, हमारी बात भी सही रहेगी। Thus, elitist scholars do not give importance to substantive aspect of democracy, only focus on procedural aspect. Yes. कहते हैं कि सब्सटेंटिव एस्पेक्ट पे इनका ध्यान नहीं है। ये इलेक्शन हो जाने के बाद नहीं देखने आते कि वेदर देयर हैज बीन ट्रिकल डाउन ऑफ पावर और नॉट, वेदर दोज हु हैव चोज देयर representative, whether those विद representative are सर्टेन raising their एस्पिरेशन। issues or not, whether those representatives are working in the true faith and true allegiance or not, वो उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं।
जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है। तो ये प्रोसीजरल है इनका, सब्सटेंटिव नहीं है। तो प्रोसीजर पे फोकस कर रहे हैं कि हाँ ये प्रोसीजर अच्छे से हो गया तो ठीक है, एलिटिस्ट के हिसाब से ठीक है कि इतना कहना काफी है डेमोक्रेसी के लिए। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए तो उस देश को डेमोक्रेसी कहना फेयर है। ठीक है, thus elitist scholar does not give importance to substantive aspect of the democracy and only focus on procedural aspect. Now, elitist theory of democracy is also known as market model of democracy. Market model of democracy. क्या मतलब कि मार्केट मॉडल दिया मैक्स वेबर ने और शुम्पीटर ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी इज लाइक मार्केट। Politicians are the entrepreneurs. Voters are the consumers. The manifesto of whichever party gives them maximum satisfaction, they will vote for it. So, elitist theory of democracy में एक तो मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है जो वी नीड टू राइट, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाता है, और इनफ, ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे फोकस है, सब्सटेंटिव एस्पेक्ट पे फोकस नहीं है। ये तीसरी बात भी बतानी जरूरी हो जाती है जब भी एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो। तीन बातें बतानी जरूरी कि एक, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो उसको डेमोक्रेसी कह दिया जाए। दूसरा कि जो एलिटिस्ट स्कूल है उन्होंने प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे ध्यान दिया, सब्सटेंटिव एस्पेक्ट पे ध्यान डेमोक्रेसी के नहीं दिया। और तीसरा, मार्केट मॉडल उन्होंने डेमोक्रेसी का दिया। मार्केट मॉडल में दो स्कॉलर्स के नाम आते हैं, मैक्स वेबर एंड शुम्पीटर। ये दोनों कहते हैं कि भैया डेमोक्रेसी सब कुछ मार्केट है। डेमोक्रेसी और मतलब डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट इलेक्शंस and democracy is like a market. Politicians are entrepreneurs, voters are consumers, और जिसका भी मैनिफेस्टो अच्छा लगेगा वोटर उसको देगा वोट। तो इनके हिसाब से मार्केट है, ठीक है। लेकिन मार्केट के साथ क्या दिक्कत है? मार्केट गोज फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिटियरिंग। प्रॉफिट मेकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिटियरिंग। तो वहां पर फिर रेवड़ी कल्चर चालू हो जाता है ना, रेवड़ी कल्चर। तो प्रॉफिट की बात अगर होने लगेगी, वेलफेयर, नेशनल इंटरेस्ट, रीजन दी एटाट, इनके साथ अगर नहीं कंपेटिबल हुआ तो नुकसान हो जाएगा इनके हिसाब से। ठीक है, पर ये एक स्कूल है, अभी तो हमें बहुत सारे स्कूल पढ़ने। तो एलिटिस्ट के हिसाब से क्या है? डेमोक्रेसी मार्केट है, ठीक है। मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने दिया। सिमिलर व्यूज हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय एंथनी डाउन्स। ही हैज गिवन इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, इन्होंने इकोनॉमिक मॉडल दिया है डेमोक्रेसी का, एंथनी डाउन्स ने। और when socialist as well as western countries are ruled by rights, what is the difference, basic difference between the two? क्वेश्चन, सवाल ये उठा कि जब सोशलिस्ट भी हो चाहे या फिर वेस्टर्न कंट्रीज भी हो, इन दोनों में जब इलाइट्स ही रूल कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एलिटिस्ट जिन्होंने दोनों को देखा, जो डेमोक्रेसी भी देखी, सोशलिस्ट वर्ल्ड भी देखा, और दोनों में पता लगा कि इलाइट है, तो दोनों में जब इलाइट ही रूल कर रहे हैं तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सवाल ये है। So socialist countries are not considered as democratic because they don't have competitive electoral system and they have monolithic elite, one party which is hegemon. Example, Russia. There is a monolithic elite. एक ही पार्टी हेजमन रहेगी, हेजमनी उसी की रहेगी और वही पावर में आता रहेगा, कोई इलेक्शन का हिसाब किताब यहाँ नहीं है। और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज have fractured elite, that is competitive party system. Example, USA. So here elites are monolithic, only one party has hegemony, and there, like USA, they have fractured elites. So these two words, monolithic elite and fractured elite, ये important हो जाता है। ये कीवर्ड ड्रॉप करना पड़ेगा इनके आंसर्स में, कहीं ना कहीं ड्रॉप तो करना पड़ेगा क्योंकि ये आंसर को ब्यूटीफाई करेगा। मोनोलिथिक एलाइट्स, फ्रैक्चर्ड एलाइट्स, दैट इज कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम। ओके, तो ये एक अंतर कि जो सोशलिस्ट वर्ल्ड में एलाइट्स तो है लेकिन मोनोलिथिक एलाइट है, और वेस्टर्न वर्ल्ड में एलाइट है वो फ्रैक्चर्ड एलाइट्स। और अंतर है इलेक्शन का भी, वो जो वेस्ट वर्ल्ड है वहां भी एलाइट रूल कर रहा है, पर उनको डेमोक्रेसी क्या बना रही है, कौन सी चीज उनको डेमोक्रेसी बना दे रही है? इलेक्शन। इलेक्शन करा ले रहे हैं तो according to elitist, free and fair election is enough to say a country as a democratic country. So in socialist countries, people don't have a
चॉइस, लोगों के पास चॉइस नहीं होता, बट एटलीस्ट इन वेस्टर्न कंट्रीज दे कैन चूज अमंग एलाइट्स। तो सोशलिस्ट कंट्री और वेस्टर्न कंट्री में दूसरा अंतर ये, सोशलिस्ट के पास कोई चॉइस, रशिया में कोई चॉइस नहीं है, जो पार्टी का लीडर होगा ही विल रूल। बट यहाँ पर दो इलाइट्स में तो, दो तीन इलाइट्स में तो चॉइसेस रहते इवन हैं। पार्टी भी वही रहती है। पार्टी भी वही रहती है, सॉरी, है ना। उसके बाद प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर प्लूरलिस्ट। आ जाते हैं। तो इलिटिस्ट थ्योरी हमारे यहाँ पर खत्म हो गया, और अब हमारे प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर एंड डेमोक्रेसी। ठीक है। प्लूरलिस्ट का मतलब जो कहता है प्रेशर ग्रुप के पास है। प्लूरलिस्ट जो कहते हैं प्रेशर ग्रुप के पास है, आप पे दबाव बनाने की क्षमता है तो आप पावरफुल हैं। तो तो आपके ये पास क्यों पावर ऐसा कह रहे एक्सरसाइज हैं? करते हैं आप। तो इसका एक तो जो रॉबर्ट स्कॉलर दाhl है, याद रखेंगे इसके लिए। रॉबर्ट दाहल रॉबर्ट दाhl। इनके प्रोपोनेंट हैं। और कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरी क्या है, किस कंटेक्स्ट में थ्योरी बनी है? ही वांटेड टू हु, रॉबर्ट वांटेड टू एग्जामिन सी सीडब्ल्यू डब्ल्यू मिल्स मिल्स व्यू अबाउट व्यू। डेमोक्रेसी। सीडब्ल्यू मिल क्या था डेमोक्रेसी का? सीडब्ल्यू का था, पावर इलाइट सीडब्ल्यू मिल यूएस की बात करते थे कि यूएस के अंदर पावर पावर इलाइट्स के पास इलाइट्स। ही है जो है। हाँ, तो वहां भी इलाइट्स ही हैं, पावर इलाइट्स हैं, बट और पावर तो इलाइट्स इसको इतना काउंटर करने पावरफुल हो के गए, लिए। पावर इलाइट्स इतने हम्म। पावरफुल हो गए आफ्टर सिविल वॉर की न्यूक्लियर एटम बम वॉर, गिराने का डिसीजन लेते हैं। न्यूक्लियर वेपन यूज करने का भी फैसला इनके हाथ में था, इन्होंने ले लिया। तो ये है तो इन सी डब्ल्यू मिल्स का जो अमेरिका का जो डेमोक्रेसी के नेचर पढ़ने का जो एनालिसिस उनका है। वो था, हाँ, उसको इन्होंने एग्जामिन किया, रॉबर्ट दाल ने, जो कौन से स्कूल के हैं? प्लूरलिस्ट प्लूरलिस्ट कहते हैं। थ्योरी, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर जिन्होंने दी है। ठीक है। तो मिल ने देखा था कि डब्ल्यू यूएसए जो है वो भी ओलिगार्की है, और डिसीजन मेकिंग जो है वो पावर इलाइट्स के पास है। दल का क्या मेथड है? इनका मेथड है कि ही हैज कंडक्टेड व्हाट, फील्ड सर्वे in a place called New Haven in what? कैंटिकल्ट। कैंटिकट। कोई इलाका है यूएसए कनेक्टिकट। में। कनेक्टिकट। होम्स ऑफ येल यूनिवर्सिटी। कनेक्टिकट। येल यूनिवर्सिटी जहाँ पर है ना, वो हाँ, इलाका है अच्छा अच्छा, यूएस का। कनेक्टिकट स्टेट इन यूएसए। वहां पर उन्होंने क्या हाँ किया? कैनिकट। फील्ड सर्वे किया, कैंटिकट हाँ। जाकर के हम्म। जाकर के फील्ड सर्वे किया। ठीक है। His study was ही published स्टडी under the title Who Governs। हु उन्होंने गवर्न्स। जो कौन स्टडी शासन की कर रहा है। वो छपा, हु गवर्न्स के अंदर, मतलब इस टाइटल पे छपा। What was his finding? It is wrong to believe, उन्होंने पाया कि it is wrong to believe that the entire power in USA is concentrated in the hands of elites, कि सारा पावर elites के पास है, ये मानना गलत होगा। सर्वशक्तिमान तो नहीं है। हाँ, then who governs USA? Dahl found that there are powerful interest groups। ठीक है। एसोसिएशंस ऑफ पीपल। दहल को पता लगा कि कुछ पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं और एसोसिएशन ऑफ पीपल हैं। ठीक है। ये as an individual people don't exercise power, as a member of group they exercise considerable power, so तो ये these सिमिलरली interest उसकी groups उनकी तरह, हना अरेंट की तरह। हना arendt की तरह ही है। तो they exercise considerable power, and as a member of group they exercise, अच्छा, now these interest groups are fairly successful in protecting the interest of its people। तो thus in USA pressure group held considerable power, and he does not reject Mill's view that power elites don't exist। ठीक डजंट है, एग्जिस्ट। मिल्स व्यू डोंट एग्जिस्ट। ठीक है, पावर इलाइट्स हैं, लेकिन देर इज अ कंसिडरेबल पावर इन द हैंड्स ऑफ द प्रेशर ग्रुप। दे आर capable of protecting their interest, so when they are acting singularly, they are acting individually, they are not exerting any power, कोई पावर but नहीं है। as a member of the group, as a member of a group they exercise considerable power and fairly ठीक ठाक successful in पावर ही। protecting the interest of its people। अपने लोगों के, अपने हितों की रक्षा ये एज अ ग्रुप अच्छे से कर पा रहे हैं। तो सी डब्ल्यू मिल्स की बात भी ठीक है, पावर लाइट्स हैं, बट प्रेशर ग्रुप के पास भी पावर है, सारी पावर पावर लाइट्स के पास नहीं है। However, power elites do not take decision affecting day-to-day life of people। Power elites डेली के मसलों में नाक नहीं घुसाते अपनी। The decision to drop atomic bomb on Hiroshima, मतलब ऐसे फैसले, and Nagasaki was taken by power elites। However, it was not a routine decision, it was an exceptional situation। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इतने पावरफुल हो गए कि इन्होंने, पावरफुल एलाइट्स ने
पावर एलाइट्स ने डिसीजन लिया कि एटम बम मार देते हैं, न्यूक्लियर बम मार देते हैं, बट ये एक्सेप्शनल सिचुएशन का डिसीजन है, ये डे टू डे रेगुलर डिसीजन नहीं है, रूटीन डिसीजन में ये लोग नहीं घुस रहे हैं। ये लोग कुछ मेजर डिसीजन ही ले रहे हैं पावर एलाइट्स, रूटीन डिसीजन ये लोग नहीं ले रहे हैं। Thus, according to Dahal, the distribution of power in USA is not as narrow as suggested by CW Mills. तो जो CW Mill कह रहे हैं, मतलब बागों में उतनी बाहर भी नहीं है ना, सारा पावर उन्हीं के पास नहीं है, पावर मतलब इतना सही नैरो, बात है, वन इतना डायमेंशनल नैरो व्यू नहीं नहीं। है। हाँ, rather it is widely distributed among different pressure interest groups, but as party politics is too strong, pressure groups are less. लेकिन प्रेशर ग्रुप से पावर है, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स इतना स्ट्रांग है कि प्रेशर ग्रुप्स की संख्या कम है, दे आर वेरी लेस, पार्टी ग्रुप्स आर वेरी लेस, सॉरी प्रेशर ग्रुप्स आर वेरी लेस, बट दे डू हैव कंसिडरेबल पावर। ठीक है, thus for Robert Dahl USA is what, oligarchy? No, polyarchy. There is a difference between कोरिया के मतलब oligarchy वहां and, पर प्रेशर ग्रुप इंटरेस्ट ग्रुप भी है साथ में, हाँ, पावरफुल इलाइट्स साथ भी में है। पावर एलाइट्स भी हैं, पावर एलाइट्स भी हैं। तो ओलिगार्की वाली बात ठीक नहीं है, पॉलीआर्की बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पावर एलाइट्स के पास पावर नहीं है और मास के पास भी पावर नहीं है, क्योंकि क्योंकि जो ग्रुप बन रहा मार्क्स है की वो बात बहुत है ये लेस, नहीं। मास के पास तो हो ही नहीं सकता, अकॉर्डिंग टू ये भी, अकॉर्डिंग टू कौन, जो अकॉर्डिंग टू इलाइटिस्ट हैं, प्लूरलिस्ट थ्योरी। ये इलाइटिस्ट प्लेटिस्ट का ही तो तो कह रहा है पार्ट है। मिथ, कौन प्लूरलिस्ट, नहीं प्लूरलिस्ट हमने अलग स्कूल देखा था ना स्टार्टिंग में, लेटिस्ट प्लूरलिस्ट मार्क्सिस्ट एंड लिबरल्स। तो प्लूरलिस्ट तो ये लोग हैं ना जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट ग्रुप और पैशन ग्रुप हाँ के तो पास ठीक है पावर तो, होता है। तो लेकिन 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 इंटरेस्ट, इनको तो इलाइटिस्ट इलाइटिस्ट पॉली कह सकता है। ओलिगार्की इलाइटिस्ट पॉलीआर्की, ओलिगार्की पॉलीआर्की, दोनों थोड़ा दोनों को दायरा इन्होंने बढ़ा दिया, ब्लेंड कर दिया, थोड़ा, हाँ थोड़ा ब्लेंड कर दायरा दिया। बढ़ा दिया, पावर को कुछ लोगों से निकाल के थोड़ा थोड़ा और प्रेशर ग्रुप में और इंटरेस्ट ग्रुप इंटरेस्ट में ग्रुप बांट में दिया। दे दिया। हाँ, पॉलीआर्की बता दिया उन्होंने। तो हम इनको भी तो इलाइट इलाइट और उसके ग्रुप में डाल डाल देते, प्लूरलिस्ट ग्रुप में, उनकी ब्लेंडिंग का डाल। क्या है पॉलीआर्की? तो रॉबर्ट दाल ने ब्रिटेन कहा और यूएस में यूएस, क्या फर्क है, एक बार ये बता दें। इंटरेस्ट ग्रुप प्रेशर ग्रुप का ब्रिटेन में क्या दबदबा रहता है और यूएस में कैसे दबदबा रहता देखो है जैसे। ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन में हम्म, आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग पॉलिटिकल तो लेबर पार्टीज हैं, पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी, हाँ तो वहाँ दोनों पार्टी। आइडियोलॉजी का रोल चल रहा है, तो आइडियोलॉजी जहाँ स्ट्रांग हो जाएगी वहाँ प्रेशर ग्रुप्स अपने आप कम हो जाएंगे, तो प्रेशर ग्रुप्स वहाँ नहीं है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में पार्लियामेंट की इतनी जबरदस्त सुप्रीमेसी चल रही है कि पार्लियामेंट सोवेरियन है और लॉ भी कोडिफाइड नहीं है, पार्लियामेंट से निकल गया वो लॉ, तो वो आइडियोलॉजिकल लेवल पे इतना जबरदस्त उन्होंने हेजमनी रख रखी है, ग्रुप्स है ही नहीं। तो एक तो स्ट्रांग चाप डिश वो है दोनों के, पॉलिटिकल पार्टी, स्ट्रांग स्ट्रांग, स्ट्रांग मतलब आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग आइडियोलॉजी पॉलिटिकल बेस्ड पार्टीज वहां पार्टी पर। है। और यूएसए में लॉबिंग लीगल है, कहते हैं ना तो कि इससे सेम शैंपेन इन टू ग्लासेस, सेम सिम वाइन इन टू शैंपेन, ग्लासेस, है ना। रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टी है, दोनों की विचारधारा लगभग सेम है, बस पार्टी का नाम अलग है। ट्रम्प सेम और वाइन बिडेन इन है टू कि डिफरेंट बॉटल्स विथ टू डिफरेंट लेबल्स, कोई आइडियोलॉजी में डिफरेंस वहां नहीं है, वही। है ना? हम्म, तो यहाँ पर प्रेशर ग्रुप काम करेगा, हाँ तो हमेशा वहां पर, करेगा। हाँ तो यहाँ पर इसीलिए प्रेशर ग्रुप काम करेगा। ठीक है, पॉलीआर्की हम देख रहे थे कि इन्होंने, क्या नाम है इनका, रॉबर्ट दाल ने कहा कि पॉलीआर्की, पॉलीआर्की है यूएसए में। तो क्या होता है पॉलीआर्की? तो डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मासेस, इट इज बेस्ड ऑन assumption that people as individual are participating in the decision making, however democracy never exists in the practice। डेमोक्रेसी कहता है पावर मासेस के पास है और मासेस डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, पर ये कभी प्रैक्टिस में आ ही नहीं सकता। तो ओलिगार्की में पावर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, both oligarchy and democracy are two extremes, oligarchy few and democracy many, ये दो एक्सट्रीम्स हैं, पॉलीआर्की इनके बीच में आता है। वेस्टर्न फेडरल लिबरल डेमोक्रेसीज आर पॉलीआर्कीज, पॉलीआर्की कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी में पावर हैज टू बी विद द मास,
but that is best, but not best practicable. So the best practicable is polyarchy, है ना? Not even Polyarchy best polyarchy. We are finding some way in between in these between two the two extremes. extremes. Yes. Yes. Which is पहला एक्सट्रीम ओलिगार्की, दूसरा एक्सट्रीम डेमोक्रेसी. ओलिगार्की में पावर democracy. 4 लोगों के पास में, 4 लोगों के पास में, Two डोंट टेक people. इन लिटरल सेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, इस पर 4 लोगों के पास में. और इधर क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी में मासेस In के पास democracy, we all have powers. में. That We is all have not power. possible or So not these even are two. desirable. So these are two different extremes. So since these are two different extremes, we need to have a midway out, and that midway is what? Polyarchy, which is the Polyarchy best होनी चाहिए. practicable, which is the best practicable form of democracy according to whom? Democracy. Robert Dahl. According to the Dal. Dahl, or we Dal. can say the pluralist theory of power and democracy according to them. Fine. Well, good. उसके बाद पॉलीआर्की कैन बी ये हमने देख लिया. इट इज एन अप्रोक्सीमेट डेमोक्रेसी बिकॉज आइडियल Because डेमोक्रेसी नेवर एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस. सो बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी, इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पर. polyarchy. Best पॉलीआर्की इज द बेस्ट प्रैक्टिकल practicable फॉर्म. form of democracy is polyarchy. और कोई वर्ड अगर अच्छा Interesting. लगा हो, वर्ड पकड़ लेने का. Thus from It is Dahl's point of mhm, view, it is wrong to call USA oligarchy or democracy. It or is more correct to democracy. call it polyarchy. Polyarchy. To be very precise, USA is polyarchy according to Dahl. Democracy का मतलब क्या? Everybody is Idealistic empowered, idea है. which is not possible. Democracy is ideal that we tend to achieve, that we try to achieve in the form of direct democracy. 73rd constitutional amendment है ना, पंचायती राज लेके आए ताकि हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अचीव करें. लेकिन आप देख Democracy ही में रहे all हैं पैरालाइज्ड इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं लगभग, है ना, फंड और फंक्शन के हिसाब से. तो fund function and अभी भी डीएम functionaries. साहब का ही चलता है. डीएम साहब का ही चलता है. डीएम साहब से अभी अपनी शक्ति को वो करेंगे नहीं. कुछ स्टेट्स छोड़ दे तो, कुछ स्टेट्स, मध्य प्रदेश छोड़ दे तो. Exceptions are not rule, bro. But exceptions are mentioned somewhere, right? Need to mention. Exceptions are learned to be mentioned, so that's why I'm mentioning it. Fine. Thus, for pluralist, democracy as rule of all is not the correct word. It is not rule of all, rather rule of many. Now, democracy denotes as if masses. तो ये बहुत हमें ध्यान रखना होगा. We should not write, according to pluralist, we should not write democracy as a rule of all. It is not the correct word. It is not the rule of all, rather it is rule of many. So democracy denotes as if masses are what? Empowered. Empowered as in individual. Individual. So polyarchy, masses are empowered as in individual. Democracy का मतलब कि masses individual level पे empowered है. Polyarchy says that masses have power only as a member of a group. They can have their decision in their interest if they form association which can effectively lobby for their interest. Thus, for pluralist, power is fairly distributed, not equally among different associations. Thus, for pluralist, power is what? Power is fairly distributed, not equally. Power is not equally distributed. Power is fairly distributed. Among whom? Not among masses. Power is not equally distributed among masses. A wrong statement. Power is fairly distributed among associations, according to pluralist. And the credit goes to whom? Robert Dahl. Robert Dahl. And who taught us about him? One and only, the legend in Karol Bagh. Should we take her name or not? We should duly recognize her. She is none other than the Subra Ranjan ma'am, the legend in political science. I must give her due credit for this clarity of thought and analysis. Thank you, ma'am. Thank you very much. Now let's come to feature of polyarchy. What are the features of polyarchy? Features of polyarchy is similar to democracy. है कि नहीं? अरे एक क्वेश्चन है.
इंडिया में लॉबिंग अलाउ है क्या? इंटरेस्ट ग्रुप प्रेशर ग्रुप तो अलाउड है, दिक्कतदारी संगठन लॉबिंग बने अलाउ है क्या? मजबूत। लॉबिंग अलाउ है क्या? लॉबिंग मतलब यार, इट सरकार को साउंड्स अतिरिक्त नेगेटिव। दबाव बनाने के लिए आप गुड, या लॉबिंग, क्योंकि यूएस में तो अलाउ है कि अगर तुम एक ग्रुप बना लो आपस में और जाके अपनी लॉबिंग करो, किसी एमपी को पैसा दो, बोलो मेरा मुद्दा उठाओ संसद के अंदर, सरकार को दबाव बनाओ कानून लाने के लिए, वो अलाउ है नहीं होना यूएस में। चाहिए, यहाँ लेकिन नहीं होना इंडिया के अंदर ये बैड प्रैक्टिस है। चाहिए। अच्छा वही मैं कह रहा हूँ, इट साउंड्स नेगेटिव, ये तो होना नहीं इंडिया में चाहिए। लॉबिंग अलाउ नहीं है ना। एग्जाम्पल हम्म, जैसे प्रोस्टिट्यूशन हैज बीन इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम, हम्म, कैन नॉट एलिमिनेट, better way is to regulate it by making it legal. अच्छा। So you not do it. Why don't you do it? क्यों नहीं करते तुम? Because it is source of black money, and if regulate it, that income has to be shared, which politician do not favor. हम्म। एक तरीके का एनालिसिस ये भी है। तो मेन फंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स जो होता है वो किससे होता है? ड्रग ट्रैफिकिंग से, है ना, इस तरीके की थ्योरियां हैं, क्रिमिनल ठीक, एक्टिविटीज से, ठीक, स्टेट फंडिंग इन इलेक्शन से। ठीक। पॉलियार्की इज नॉट पॉलिटी, पॉलिटी इज रूल ऑफ मिडिल क्लास। तो पॉलियार्की और पॉलिटी में भी अंतर है। पॉलीआर्की और पॉलिटी में भी अंतर है, आएगा देखेंगे। फीचर्स ऑफ पॉलीआर्की, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ पॉलीआर्की? पॉलीआर्की कौन बोले? दहल साहब बोले। तो फीचर्स कुछ बताया कि पॉलीआर्की में रूल ऑफ लॉ होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रहता है, फंडामेंटल राइट्स रहते हैं, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन मिलता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस होता है, राइट टू डिसेंट होता है, ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ अपोजिशन होता है। तो अपने पास ये सब कुछ है, तो ये सारे पॉलीआर्की के फीचर्स हैं। तो अगर ऑल पॉलीआर्की, फीचर्स आर डेमोक्रेटिक फीचर्स यार, हाँ ओनली। और क्या, सही बात है, सही बात है, एकदम सही बात। तो सिमिलर टू डेमोक्रेसी है पॉलीआर्की, सिमिलर टू पॉलीआर्की, सिमिलर व्हाट टू डिफर्स देन? डेमोक्रेसी। ओनली Polyarchy फ्यू is the थिंग्स। best practicable form of democracy. डेमोक्रेसी Polyarchy, itself. the fundamental difference is you are not powerful as individual. You are powerful when you form association. Once you form या यू association, वर्क इन you have कंसर्ट। considerable power. Yes, then you have considerable power. Then तो you have considerable power. But when किसी you are ग्रुप का acting पार्ट as a, होना पड़ेगा अगर आप पावर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो। हाँ तुमको इंटरेस्ट ग्रुप बनाने पड़ेंगे, उन लोगों के साथ एसोसिएशन करना होगा जिनके हित आपके हित से मिलते हो। उसके बाद आप एसोसिएशन बनाइए, आप प्रेशर ग्रुप्स बनाइए, और आपके पास पावर है। लेकिन रूल ऑफ लॉ होता है पॉलीआर्की में, मतलब प्रेशर भी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। प्रेशर ग्रुप लॉबिंग वाला हो सकता है, इसीलिए इलीगल हो, बिकॉज इन इंडिया इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ। ना सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स में होने चाहिए, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, है ना, और फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। प्रेस को भी तो आजादी होनी चाहिए कि रिपोर्ट करे इंटरेस्ट के उसको। राइट टू डिसेंट होना चाहिए, अगर सरकार से कुछ विरोध करके मांग करना है तो उसका अधिकार होना चाहिए। ऑफिशियल रिकॉग्निशन होना चाहिए अपोजिशन का, क्योंकि अपोजिशन तो सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप है। इंडिया में ये भी है, ऑफिशियल रिकॉग्निशन भी अपोजिशन, है। अपोजिशन का ऑफिशियल रिकॉग्निशन, तो ये सारी चीजें हैं इंडिया में। इट इज सिमिलर टू डेमोक्रेसी। नाउ थिंग इज डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की। व्हाट इज डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की? So मतलब फॉर्म polyarchy, उसका बदल चुका है, and then comes चल जाएगा। विशेषण लग गया इसमें। हाँ, डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की बन गया। देख रहा है ना विनोद, कैसे ये लोग वर्ड लगा करके। अब देखते हैं क्या मतलब है इसका। थ्योरी बना देता है, रॉबर्ट दहल, नया वर्ड ऐड करके। Robert Dahl in his later work with Charles Lindblom has revised his earlier view of polyarchy। ठीक है, रॉबर्ट दाहल ने अपने बात के काम में रिवाइज किया। Initially he believed that power is evenly distributed among various interest groups। कह रहे हैं इंटरेस्ट ग्रुप से पावर है और पावर इंटरेस्ट ग्रुप में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पहले। बट बाद में उसे पता चला कि यूएसए में सारे प्रेशर ग्रुप्स में इक्वल पावर नहीं है, सारे प्रेशर ग्रुप्स में भी यहाँ भी इक्वल उत्तर है। पावर यूएसए में नहीं है। कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो हैं यूएसए में भी, मैंने इतना मैसेज मार रहा है भाई, काम में रखूंगा। चल बाद में देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं तो कि जो यूएस के अंदर जो कॉर्पोरेट, प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके पावर भी डिफर करते हैं।
पावर सब पे हाँ, है, लेकिन पावर का जो कॉर्पोरेट वाला प्रेशर ग्रुप है इंटेंसिटी वो ज्यादा पावर एंजॉय कम कर रहा ज्यादा है। है। दे हैव मोर सही बात है, पावर्स। जो सिविल राइट्स वाले होंगे उन पे कम होगा। And thus polyarchy in USA is deformed polyarchy. It is बिल्कुल सही बात। tilted in favor of the business class. Hence, he Hence, comes near it to come the near to Marxist. Marxist Marxist, argument the that the property corporate class class is the are most the powerful in US, elites. Yes, the more property class powerful are class. powerful. Yes, yes, yes. तो अगर प्रेशर जो प्लूरलिस्ट स्कूल जो है, जो कह रहा था प्रेशर ग्रुप के पास पावर है, फिर जब उन्हीं के एक्सपोनेंट रॉबर्ट दाहल ने आगे स्टडी की तो पता लगा कि प्रेशर ग्रुप में भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पावर। जो कॉर्पोरेट वाले प्रेशर ग्रुप्स हैं तो वहां ज्यादा पावर है। तो वहां ज्यादा पावर है तो ये घूम फिर के मार्क्स की बात पे आ गए। जो मार्क्स कह रहा था, कार्ल मार्क्स कह रहे थे कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में प्रॉपर्टी क्लास के पास पावर होगा, और ये वहीं बात चली गई कि thus polyarchy in USA is a deformed polyarchy because it is titled, sorry, it is tilted in favor of business class. Hence, he comes near to the Marxist argument that corporate class is the most powerful in USA, and he also comes near to the C.W. Mills view that corporate class has what? More powers. More power. Corporate class has more powers. C.W. Mill के हिसाब से भी पावर एलाइट्स, डिफेंस कॉर्पोरेट्स, तो वहीं चले गए प्लूरलिस्ट बाद में। जब अच्छे से पढ़ा तो भले ही सर्वे किया जा करके, ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड सर्वे किया, लेकिन बात वहीं निकल गई। ठीक है, आप प्लूरलिस्ट और मार्क्सिस्ट में डिफरेंस क्या रहा फिर? तो डिफरेंस ये रहा कि मार्क्सिस्ट कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास कंट्रोल्स द एंटायर सुपर स्ट्रक्चर। सारा का सारा सुपर स्ट्रक्चर जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास कंट्रोल कर रहा है। प्लूरलिस्ट कह रहे हैं कि बिजनेस क्लास कंट्रोल्स ओनली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ओनली इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एंड नॉट द एंटायर सुपर स्ट्रक्चर। ये एक अंतर है कि सब कुछ कैपिटलिस्ट क्लास नहीं तय कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हाँ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के स्ट्रक्चर्स को ये कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट दाल और अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट। ग्रामसी थ्योरी ऑफ पावर क्या है? ग्रामसी का थ्योरी, Gramsci कन्वेंशनल mean थ्योरी, ग्रामसी hegemony. हेजेमनी, हेजेमनी वाला। तो ग्रामसी थ्योरी ऑफ पावर है, उसके लिए हेजेमनी का कंसेप्ट वाला जो है, भाई हेजेमनी से पावर एग्जर्ट होता है। और हैना एरेंट का क्या है? पावर इज When व्हेन we वी work एक्ट। in consult, तो act in consult. ग्रामसी और हैना एरेंट के थ्योरी ऑफ पावर में डिफरेंस क्या है? तो फॉर ग्रामसी पावर इज डोमिनेशन। So it talks फॉर about the ग्रामसी, ideological domination. तो विचार ही बनाओ ना। टॉक्स अबाउट आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन। फॉर हैना एरेंट पावर इज एम्पावरमेंट। तो आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन पावर है ग्रामसी के हिसाब से, और हैना एरेंट जो के हिसाब हाँ, से जो पावर इज आजकल एम्पावरमेंट। जो आइडियोलॉजी आजकल कॉमन सेंस है, उसका डोमिनेशन है, वही पावर है अकॉर्डिंग टू ग्रामसी। हाँ जी मैंने। और दूसरा फॉर ग्रामसी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर इज विच पावर? इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर। फॉर ग्रामसी, फॉर हैना अगर एरेंट आप पावर इज सुई अर्थतंत्र पे जनरस। कंट्रोल करें। पावर इज सुई जनरस, पावर कम्स एंड गोज। एंड फॉर हैना एरेंट, so power is not something which is deliberated to the people, it is originating right from there according to Hannah Arendt. सही बात है। आप एक बड़ी you रैली are कर दो 2-4 लाख लोगों की, यू आर बस एक्सर्टिंग पावर। हर बंदा बाहर निकल के अपना विचार बोले, आ जाएगा प्लूरलिज्म, टोटलिटरिज्म खत्म। so don't expect that elites will give you power। ऊपर से पावर आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है, आप कंसर्ट में एक्ट करो ना, देखो पावर आपसे जनरेट होगा। पावर इज सुई जनरस। पावर कोई ऐसा वो नहीं है गेहूं और चावल